नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है देश लाइव का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे अग्निपथ योजना की। सरकार रोजगार के मुद्दे पर लगातार गिर रही है। युवा बेरोजगार हैं, यह मुद्दा विपक्ष की ओर से लगातार उठाया जा रहा है, लेकिन इस बीच सरकार एक योजना लेकर आती है, नाम अग्निपथ। लेकिन इस अग्निपथ योजना के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हिंसा, हंगामा, आगजनी और पथराव की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो ये सवाल पूछ रही हैं कि क्या जो इन तस्वीरों में लोग दिखाई दे रहे हैं, जो युवा दिखाई दे रहे हैं, वो देश के भावी अग्निवीर हैं। सवाल इसलिए भी अहम क्योंकि अगर आपको सरकार की किसी योजना का विरोध करना है तो क्या यह विरोध का तरीका होना चाहिए? क्या पत्थर बरसाना ही एकमात्र विरोध जताने का तरीका है? क्या ट्रेनों में आग लगाना, इस तरह से हंगामा करना, उपद्रव करना, क्या यही एकमात्र तरीका रह गया है? इसके अलावा सवाल यह भी कि अगर आपकी मांगें जायज हैं, आप चाहते हैं कि सरकार इस जो योजना है उस योजना को वापस ले, तो फिर आपके मुंह पर कपड़ा बांधकर आप प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? अपनी शक्ल दिखाने में आपको तकलीफ क्यों है, परेशानी क्यों है? सवाल यह भी कि अग्निपथ की आड़ में क्या युवाओं के कंधों पर बंदूक रखकर सियासत की जा रही है? सवाल कई सारे उठ रहे हैं और ये सवाल बेहद अहम है। इन सवालों के अलावा आपको उन तस्वीरों को भी जरूर देखना चाहिए जिनमें ये प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप जरा खुद ब खुद अंदाजा लगाइए कि आखिर ये प्रदर्शनकारी इनमें से कितने अग्निवीर बनने लायक भी हैं। क्या ये सब 2024 से पहले जिस तरह से सियासत इन अग्निवीरों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है, क्या उसका एकमात्र नमूना है? और उससे भी बड़ा सवाल यह कि देश आग और हिंसा की इस आग में आखिर कब तक जलता रहेगा? इस बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। उस फैसले की भी हम आपको जानकारी दे देते हैं। अग्निवीरों को लेकर जिस तरह से घमासान मचा हुआ था, जिस तरह से सियासत परवान चढ़ती हुई नजर आई थी, उसके बाद कई तरह के सवाल उठ रहे थे। आयु सीमा को लेकर के सवाल उठ रहे थे कि आखिर जब 4 साल बाद ये अग्निवीर लोगों के बीच में पहुंचेंगे तो फिर करेंगे क्या? अब तमाम बातों के मद्देनजर सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। सरकार ने अर्धसैनिक बल यानी सीएपीएफ और इसके अलावा असम राइफल्स में अग्निवीरों की भर्ती के लिए 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। इसके अलावा सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के लिए अग्निवीरों को तय ऊपरी उम्र से 3 साल की छूट भी मिलेगी। वहीं अग्निवीरों के पहले बैच के लिए निर्धारित आयु सीमा से 5 साल की छूट मिलेगी। उम्मीद यह जताई जा रही है कि सीएपीएफ और असम राइफल्स में 10% आरक्षण के फैसले से उन युवाओं को कुछ हद तक स्थायी नौकरी का आश्वासन मिलेगा जो अग्निपथ योजना का हिंसक विरोध कर रहे हैं। वहीं आयु में 3 साल की छूट भी ज्यादातर अग्निवीरों को सीएपीएफ में आने से मदद करेगी, जिनकी सशस्त्र बलों में 4 साल की सर्विस पूरी हो चुकी होगी। रेलवे अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक अग्निपथ योजना के विरोध प्रदर्शन की वजह से 340 ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ा है। अब तक 234 ट्रेनों को रद्द किया जा चुका है। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान कई ट्रेनों और रेल पटरियों को भी आग लगा दी। तो अब सरकार ने बड़ा फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि सीएपीएफ और जो असम राइफल्स है उसमें जो अग्निवीर हैं उन्हें 10% का आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा आपको बता दें, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो तय ऊपरी उम्र सीमा है उसमें भी इजाफा कर दिया गया है। यानी कि अब अगर आप 4 साल बाद अग्निवीर बनकर निकलते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप घर पर बैठे रहेंगे। जो उस दौरान आप पैसे कमाएंगे, धनराशि इकट्ठा करेंगे, इसके अलावा आपके पास सीएपीएफ में जाने का विकल्प होगा। उसके लिए ऊपरी उम्र सीमा बढ़ाने के अलावा 10% आरक्षण आपके पास होगा। इसके अलावा जो असम राइफल्स है उसमें जाने का आपके पास मौका होगा। और इसके साथ साथ कई राज्यों ने भी इस पर पहल की है। राज्यों ने कहा है कि जो भी अग्निवीर निकलकर सामने आएंगे उन्हें
नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। कई तरह के सवाल विपक्ष पूछ रहा है, यह सवाल लगातार उठाया जा रहा है कि आखिर 4 साल बाद अग्निवीर क्या करेंगे। तो अब विकल्प बहुत सारे खुल जाते हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सरकार के इस फैसले के बाद जो हिंसा और हंगामा देखने को मिला है, क्या उसी तरह का बवाल आगे भी देखने को मिलेगा? क्या हिंसक प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा? इसके अलावा सवाल यह भी कि क्या कुछ और गाइडलाइंस भी इस योजना को लेकर के आगे लागू की जाएंगी, क्योंकि जिस तरह से बदलाव सरकार ने इतनी जल्दी किया है, क्या सरकार ने पहले जल्दबाजी में फैसला लिया, उसके बाद बदलाव की गुंजाइश इसमें नजर आई और उसके बाद सरकार की ओर से बदलाव का फैसला किया गया है। सवाल कई सारे जरूर खड़े हो रहे हैं, लेकिन इन तमाम मुद्दों को लेकर जिस तरह से विरोध की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें अपने आप में खुद ब खुद सवाल बन गई हैं। सवाल इसलिए बन गई हैं क्योंकि प्रदर्शन का यह तरीका नहीं हो सकता है। हम लगातार एबी स्टार न्यूज के जरिए आपको उपद्रव और आंदोलन में फर्क समझाने की कोशिश करते आए हैं। उपद्रव जिस तरह से बसों में आग लगा देना, ट्रेनों को फूंक देना, वो ट्रेनें जिनका एक इंजन को बनाने में खर्चा 20 करोड़ का आता है। जरा सोचिए सार्वजनिक संपत्ति को कितना नुकसान पहुंचाया जा रहा है और किस तरह से जो रेल यात्री हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 350 के करीब ट्रेनें ठप हो चुकी हैं, रेल पटरियों पर आगजनी की जा रही है, सड़कों पर टायर जलाए जा रहे हैं। ये तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरह से बस धू-धू कर जल रही है और जिस तरह से पुलिस कर्मियों पर पथराव हो रहा है। तो क्या ये देश के अग्निवीर हो सकते हैं? यह भी अपने आप में सवाल बड़ा उभर कर सामने आ रहा है। उम्मीद करेंगे कि जो हिंसा की आग देश में लगी हुई है, उस हिंसा की आग पर ब्रेक लगेगा, ताकि आने वाले समय में इस तरह की तस्वीरें सामने ना आए। बुलेटिन में अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी कर लेते हैं। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का 100वां जन्मदिन है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में अपनी मां से मुलाकात करने पहुंचे। करीब 30 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी मां के पैर पखारे, जो पैर धोने के बाद पानी था उसे अपनी आंखों पर लगाया, मां को मिठाई खिलाई और मां से आशीर्वाद भी लिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा आज 100 साल की हो गई हैं। इस मौके पर पीएम मोदी सुबह ही मां से मिलने पहुंच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां हीराबा के साथ करीब 30 मिनट मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मां के पैर पखारे और फिर जिस पानी से मां के चरण धोए थे उस पानी को आंखों पर लगाया। फिर मां को शॉल उठाई और मिठाई खिलाने के बाद आशीर्वाद भी लिया। इस खास दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 भाषाओं में एक ब्लॉग को साझा किया था, जिसमें उन्होंने लिखा, मां ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, जीवन की वो भावना है जिसमें स्नेह, धैर्य, विश्वास कितना कुछ समाया है। मेरी मां हीराबा आज 18 जून को अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रही हैं। उनका जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है। मैं अपनी खुशी और सौभाग्य साझा कर रहा हूं। अपनी मां को याद करते हुए मोदी ने अपने जीवन की उन घटनाओं को इस ब्लॉग में शेयर किया है जहां पर हीराबा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। मोदी ने लिखा कि हीराबा ने उनके जीवन को बेहतर तो बनाया ही, उनमें संस्कार भी दिए। उन्होंने लिखा कि आज जब मैं दिल्ली में रहता हूं तो पुरानी यादें हमेशा मेरे साथ रहती हैं। मोदी ने लिखा कि हर मां की तरह मेरी मां भी सबसे अलग है। मेरी मां के बारे में जो भी लिख रहा हूं उसमें आपको अपनी मां जरूर नजर आएंगी। मोदी ने लिखा कि मां की तपस्या से ही व्यक्ति अच्छा बनता है, उसमें संस्कार आते हैं और वो सबके बारे में सोचता है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें अहमदाबाद के बड़नगर की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। कई लोग सवाल भी उठाते हैं, विरोधी कई तरह के सवाल भी उठाते हैं और उन विरोधियों को जवाब देती हुई यह तस्वीर भी है। लेकिन जिस तरह से आज मां के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना कुछ वक्त गुजारा है, उसके बाद मां के प्रति उनके हृदय में कितनी ममता है वो इन तस्वीरों के जरिए साफ झलकती हुई भी नजर आ रही है। बुलेटिन में अब बात जम्मू कश्मीर की भी कर लेते हैं। दरअसल अग्निपथ
को लेकर जिस तरह से देश में घमासान मचा हुआ है, उस बीच में कहीं ये खबर न दब कर ना मर जाए, इसलिए इस खबर के बारे में बात करना बेहद जरूरी है। दरअसल जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग का एक और मामला सामने आया है और टारगेट किलिंग की घटनाएं जिस तरह से एक के बाद एक सामने आ रही हैं, वो कई सवाल खड़े कर रही हैं। सवाल सरकार के द्वारा की गई व्यवस्थाओं के साथ साथ जिस तरह से आतंकी घाटी में दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं, वो भी अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले, तो इस पर बात करना बेहद जरूरी है। पहले पूरी खबर क्या है वो आपको समझा देते हैं। तो जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग का एक और मामला सामने आया है। हाल ही में एक के बाद एक टारगेट किलिंग की घटनाओं से घाटी दहल उठी थी। इस बार आतंकियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद मीर की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के पंपोर में हुई है। फारूक अहमद मीर का शव उनके घर के पास ही धान के खेत में पड़ा मिला। जानकारी के मुताबिक वे कल शाम को ही अपने घर से खेत के लिए निकले थे। कहा यह भी जा रहा है कि इसी दौरान आतंकियों ने उन्हें अगवा किया और पास के ही एक खेत में ले जाकर गोली मारकर हत्या कर दी। शुरुआती जानकारी में पता चला है कि उन्हें पिस्तौल से गोली मारी गई थी। इस घटना के बाद फारूक अहमद मीर के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो जिस तरह से टारगेट किलिंग की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, वो कई सवाल खड़े करती हुई नजर आ रही हैं। सबसे बड़ा सवाल सरकार की योजनाओं को लेकर के भी उठता हुआ नजर आता है। सरकार ने तमाम योजनाएं जरूर लागू वहां पर की हैं। कश्मीर में किस तरह से विकास हो, इसको लेकर के तमाम कोशिशें सरकार की ओर से लगातार की जा रही हैं। वहां पर जो कश्मीरी पंडित हैं उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी की जा रही है। उन्हें नौकरी लगातार दी जा रही है, लेकिन सवाल यह कि क्या वो सुरक्षित हैं दहशत के साए में? आखिर नौकरी वहां पर कौन करना चाहेगा, ये बड़ा सवाल है और इस दिशा में सरकार अब आगे कौन से कदम उठाएगी, इस पर भी नजरें लगातार बनी रहेंगी। लेकिन अब जब अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, उससे ऐन पहले जिस तरह से घाटी को दहलाने की साजिश आतंकी रच रहे हैं, अब इस पर ब्रेक कैसे लगेगा? हालांकि हमारे जो सुरक्षा बल हैं वो पूरी मुस्तैदी के साथ में सीमाओं पर डटे हुए हैं, आतंकियों की हर कोशिश को नाकाम करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन सवाल ये कि आखिर टारगेट किलिंग के नाम पर मासूमों की जान, मासूम लोगों की जान आखिर कब तक जाती रहेगी? इसको लेकर के अब आगे कौन कौन सी तैयारियां देखने को मिलेंगी? आपको याद होगा कि इससे पहले जब गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की थी, उसके बाद एक कई आतंकियों को ढेर कर दिया गया था। रजनीवाला के जो हत्यारे आतंकी थे उन्हें भी ढेर कर दिया जा चुका है। इसके अलावा जो राजस्थान के बैंक मैनेजर जम्मू कश्मीर में ड्यूटी पर तैनात थे, जिनकी आतंकी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, उस आतंकी को भी ढेर कर दिया गया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इस तरह से आतंकियों के मंसूबे जब नाकाम लगातार किए जा रहे हैं, उसके बावजूद घाटी में मासूम लोगों की हत्याएं आखिर कब तक होती रहेंगी? इसको लेकर के सरकार अब किस रणनीति के साथ आगे आती है, इस पर भी नजरें लगातार बनी रहेंगी। अब बात अफगानिस्तान की भी कर लेते हैं। दरअसल अफगानिस्तान में जब से तालिबान सत्ता में आया है, उसके बाद से आतंकी वारदातों में बेतहाशा इजाफा देखने को मिला है। एक के बाद एक आतंकी वारदातें सामने आ रही हैं और अब खबर यह है कि एक गुरुद्वारे में आतंकियों ने हमला किया है। इस हमले में 25 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। सवाल यह कि आखिर तालिबान में जिस तरह से रणनीति के तहत तालिबान काम कर रहा है, जिस तरह से तालिबान को मान्यता देने को लेकर के तमाम सवाल लगातार उठते रहे हैं, उसके बावजूद जब इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो फिर अफगानिस्तान में लोग कितने सुरक्षित हैं और खासतौर पर जो दूसरे समुदाय के लोग वहां पर रह रहे हैं वो कितने सुरक्षित हैं, उसे लेकर सवाल उठते हुए जरूर सामने आ रहे हैं। तो काबुल से यह खबर सामने आ रही है, जहां हथियारबंद बंदूकधारियों ने गुरुद्वारे पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस गोलीबारी में 25 लोगों के मारे जाने की खबर है। बता दें कि यह हमला गुरुद्वारा कर्ता परवन में हुआ है, जो सिख समुदाय का केंद्रीय गुरुद्वारा भी है। दरअसल तालिबान के राज से अफगानिस्तान में करीब 150
अफगान सिख अभी भी फंसे हुए हैं। वे पिछले कुछ महीनों से भारत से वीजा की मांग भी कर रहे हैं। संभावना जताई जा रही है कि यह हमला तालिबान के प्रतिद्वंदी दाइश ग्रुप ने किया है। इस आतंकी हमले से गुरुद्वारा क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं 4 सिख लापता बताए जा रहे हैं। पिछले साल अक्टूबर में भी तालिबान के सत्ता संभालने के कुछ महीने बाद अज्ञात बंदूकधारियों ने गुरुद्वारा करता परवन पर हमला किया था और संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाया था। उसके बाद से लगातार सिख समुदाय के लोग जो अफगानिस्तान में हैं वो भारत से वीजा की मांग भी कर रहे हैं। लेकिन इस तरह से जब घटनाएं सामने आती हैं तो ये घटनाएं अपने पीछे कई सवाल जरूर छोड़ जाती हैं। बुलेटिन के आखिर में बात कोरोना की भी कर लेते हैं। दरअसल कोरोना के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जो मामले कुछ हफ्तों पहले तक 2000, 3000 और 4000 के आसपास नजर आ रहे थे, अचानक से उनमें एकाएक बढ़ोतरी देखने को मिलती है और अब कोरोना के मामले एक दिन में 13,000 के पार कर चुके हैं। तो जिस तरह से लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, यह ग्राफ अब डराता हुआ भी नजर आ रहा है। लिहाजा सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। लगातार एबी स्टार न्यूज अपने दर्शकों से यह अपील करता आया है कि अगर आप भीड़भाड़ वाली जगहों पर जा रहे हैं तो फिर अपने चेहरे पर मास्क लगाना ना भूलिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए। सबसे पहले आंकड़ों पर जरूर नजर डाल लेते हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,216 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 8,148 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। वहीं 23 लोगों की मौत भी हो गई है। कोरोना के मामलों में इजाफे के साथ एक्टिव केस भी लगातार बढ़ रहे हैं। एक्टिव केसों की कुल संख्या 68,108 हो गई है। तो अब सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। और लेकिन जिस तरह से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, जिस तरह से एक्टिव केसों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, ऐसे में आगे कहीं अस्पतालों में दिक्कतें सामने ना आए। हालांकि कोरोना अभी इतना मारक नजर नहीं आ रहा है जितना पहली और दूसरी लहर के दौरान नजर आया था। अब अस्पतालों में व्यवस्थाओं को लेकर के सवाल खड़े ना हो, इसके लिए पहले से तैयारियां होनी बेहद जरूरी हैं। और सवाल ये भी लोगों के मन में उठ रहा है कि कहीं ये कोरोना की चौथी लहर की दस्तक तो नहीं है, क्योंकि अब मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में लगातार 1000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में भी ग्राफ बढ़ा है और देश में आंकड़े 13,000 के पार पहुंच चुके हैं। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।